पुरानी पेंशन पर सियासी टेंशन। जी हां, हिमाचल चुनाव के बाद से ही देश में पुरानी और नई पेंशन स्कीम को लेकर बहस तेज हो चुकी है। देश में नई पेंशन स्कीम 2004 से लागू हुई। उससे पहले देश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू थी। राजनीतिक पार्टियां चुनावी एजेंडे में पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के वादे कर रही हैं। लेकिन आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम न केवल आर्थिक घाटे का सौदा है, बल्कि ये सियासत के लिए भी ठीक नहीं है। और इसीलिए आज हम आपको दोनों पेंशन स्कीम के बारे में समझाने वाले हैं, दोनों का अंतर बताने वाले हैं, दोनों के फायदे और नुकसान दिखाने वाले हैं, जिससे आप ये जान सकें कि आपका लाभ किस स्कीम में है और आपको कोई भी राजनीतिक दल बरगलाने में जीत हासिल न कर सके। सरकार ने संसद में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर क्या बयान दिया है, पहले ये जानिए। संसद में वित्त राज्य मंत्री ने पुरानी पेंशन स्कीम के सवाल पर जवाब दिया। सरकार पुरानी पेंशन स्कीम बहाली पर कोई प्रस्ताव नहीं लाएगी। देश में नई पेंशन स्कीम ही जारी रहने वाली है। देश में पेंशन पर टकराव की स्थिति इसीलिए बनी है क्योंकि देश के कई राज्यों ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन बहाली का वादा किया है। हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है। पंजाब में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने वाली है। राजस्थान में भी पुरानी पेंशन स्कीम पर सरकार राजी हो गई है। छत्तीसगढ़ भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर सकता है। झारखंड भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना चाहता है। केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन को लेकर अब यही टकराव हो रहा है। केंद्र सरकार नई पेंशन स्कीम पर ही बना रहना चाहती है, जबकि कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन स्कीम पर लौटना चाहती हैं। अब जिस पेंशन स्कीम पर इतना सस्पेंस बना हुआ है वो है क्या, क्यों दी जाती थी, कब से दी जा रही है, पहले तो आप ये जान लीजिए। रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकार की ओर से दिया जाने वाला मासिक गुजारा भत्ता पेंशन है। 2004 से पहले पुरानी पेंशन स्कीम देश में लागू थी। 2004 के बाद देश में नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम की जो बहस अब शुरू हो चुकी है, उसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस पर अब सियासत तेज हो गई है। कैसे, अब ये जानिए। देखिए, नई पेंशन स्कीम 2004 में लागू की गई। 2004 में केंद्र में एनडीए की सरकार थी। ओपीएस की मांग कांग्रेस शासित राज्य कर रहे हैं। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस ने ओपीएस पर कदम नहीं उठाए। हाल के गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनाव में ओपीएस का असर चुनावों में साफ साफ दिखा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने ओपीएस को अपने चुनावी वादे में रखा था, जिससे उसको गुजरात के इलेक्शन में काफी फायदा भी मिला। आम आदमी पार्टी ने गुजरात इलेक्शन में 5 सीटों के साथ साथ 12% से ज्यादा वोट बटोरे। और इसी तरह अगर हम हिमाचल के विधानसभा चुनाव की बात करें, वहां कांग्रेस ने न केवल सत्ता में वापसी की, बल्कि घोषणा भी कर दी कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस को बहाल कर दिया जाएगा। अगले साल देश में 9 राज्यों में अलग अलग महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव होना है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अब आने वाले चुनाव के लिए ये एजेंडे में शामिल हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ ने यह घोषणा कर दी है कि अगर कांग्रेस की सत्ता 2023 में वापस आती है तो ओपीएस को बहाल कर दिया जाएगा। अब पुरानी पेंशन योजना के जिस डर, जिस हौवे को लेकर इतना हंगामा मच रहा है, उसे भी आपको समझना बेहद जरूरी है। पेंशन दरअसल सरकारी कर्मचारियों को मिलती है जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पेंशन को परिभाषित लाभ के रूप में बताया गया है, इसीलिए पेंशन स्कीम को परिभाषित लाभ योजना भी कहा गया है। 2004 से पहले कितनी पेंशन किस कर्मचारी को मिलेगी, इसका निर्धारण उस कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी और उसके काम किए गए दिनों से तय होता था। अब पेंशन जो है वो अंतिम मूल वेतन का 50% होता था। बेसिक सैलरी और डीए मिलकर पेंशन बनती थी। अब मसलन अगर अंतिम बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है तो पेंशन कितनी बनेगी, 50,000 रुपए। अब पेंशन में महंगाई भत्ता भी जुड़ता है। महंगाई भत्ता अभी 34% दिया जाता है। 17,000 महंगाई भत्ता हो जाता है। इस तरह से कुल पेंशन 67,000 रुपए बनती है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ सकता है।
अब केंद्र सरकार अब जैसे ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है तो 2004 से पहले नियुक्ति वाले कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ जाती है। देश में अभी 3.4 करोड़ से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। देश की जनगणना के हिसाब से 2050 तक वरिष्ठ नागरिकों की जो संख्या है वो 32 करोड़ के आसपास हो जाएगी। यानी कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम लागू होती है तो सरकारों को 32 करोड़ नागरिकों को, जी हां, 32 करोड़ नागरिकों को पेंशन स्कीम का लाभ देना होगा। और 32 करोड़ आबादी कोई छोटी संख्या तो है नहीं। इसीलिए अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम देश के लिए आर्थिक खतरा है। अब पुरानी पेंशन की जिस मांग को लेकर देश में यह चर्चा चल रही है, उसको आखिर अर्थशास्त्री खतरा क्यों बता रहे हैं, अब यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। पेंशन के लिए कोई विशेष फंड नहीं है, भारत सरकार के बजट से ही फंड मिलता है। साल दर साल भुगतान पर स्पष्टता नहीं है। बजट से पहले पेंशन भुगतान का अनुमान लगता है। करदाताओं के पैसे से चलती है ओपीएस, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज के भारत में नए करदाता पुराने करदाताओं को पेंशन दे रहे हैं। आज भारत में पोता करदाता है तो वो ओपीएस के तहत अपने दादाजी के लिए पेंशन का इंतजाम कर रहा है। और समय के साथ पेंशन भोगियों की जो तादाद है वो भी बढ़ती जाएगी। ओपीएस इसीलिए भी ज्यादा खर्चीली और सरकार पर ज्यादा देनदारी वाली स्कीम है क्योंकि 2004 से पहले की नियुक्ति वाले कर्मचारियों का पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। सरकार अपने मद से कर्मचारियों को पेंशन देती। पेंशन भोगी कम थे और इसीलिए बजट पर खर्चा कम पड़ता था। बढ़ते पेंशन भोगियों की वजह से बजट पर अब जो भार है वो बढ़ रहा है। ओपीएस पर राज्य सरकार 26% रेवेन्यू खर्च करती है। ओपीएस पर 2020 से 21 में केंद्रीय रेवेन्यू का खर्च 58 गुना बढ़ गया है। इतना ज्यादा उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और राज्य सरकारों का ओपीएस पर खर्च 125 गुना बढ़ चुका है। अब इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि देश में अगर ओपीएस की स्कीम चलती रहेगी तो देश के बजट पर दबाव काफी ज्यादा हो जाएगा। और जब देश का सारा रेवेन्यू, सैलरी और पेंशन में ही खर्च हो जाएगा तो फिर विकास की स्कीम पर क्या खर्च होगा और विकास का पहिया थम जाएगा। तो इसी के साथ आपको हम उन राज्यों का भी हाल दिखा देते हैं जो 2022 में भी ओपीएस की बहाली का राग अलाप रहे हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश का 80% रेवेन्यू पेंशन में जाता है। आप ध्यान से देखिए इन आंकड़ों को। झारखंड की बात की जाए तो 32% रेवेन्यू पेंशन में जाता है। पंजाब का 34.24% रेवेन्यू जो है वो पेंशन में जाता है। राजस्थान का 30%, लगभग 30% आप कह सकते हैं जो रेवेन्यू है वो पेंशन में जाता है। और छत्तीसगढ़ का 24.19% जो रेवेन्यू है वो पेंशन में जाता है। इन्हीं कर्जदारियों से उबरने के लिए 2004 में सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई जिससे पेंशन देना आसान हो और सरकार के खजाने के साथ साथ नए करदाताओं की जेब पर भी असर ना पड़े। अब पेंशन की जो नई स्कीम है उसके जरिए आपको बता दें, पेंशन के इस भार को हर जगह से कम करने की कोशिश की गई, जिसका आधार बनी थी जनवरी 2000 में आई ओएसएस की रिपोर्ट। नई पेंशन स्कीम में कहा गया कि 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस को अधिसूचित किया गया। 1 जनवरी 2004 से नए कर्मचारियों के लिए लागू हो गई। बेसिक सैलरी और डीए का 10% पेंशन मद में कटेगा। 10% का समान योगदान सरकार भी करेगी। जनवरी 2019 में इसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया। यानी कि सीधा सा अंतर दोनों स्कीम में यह है कि ओपीएस में कोई पेंशन फंड नहीं था, एनपीएस में फंड की व्यवस्था की गई। ओपीएस में कर्मचारी का योगदान 0 था, जबकि एनपीएस की बात की जाए तो वहां पर कर्मचारी का योगदान कितना था? 14%। ओपीएस से नए करदाताओं पर असर पड़ता था। एनपीएस नए करदाताओं पर कोई बोझ नहीं डालती है। ओपीएस सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाती है, जबकि एनपीएस सरकारी खजाने के बोझ को कम करती है। ओपीएस विकास के कामों में बाधक बन सकती है, जबकि एनपीएस विकास के कामों में बाधक नहीं बनती है। तो यह है अंतर ओपीएस और एनपीएस में।
और इसीलिए केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि सरकार ओपीएस को लेकर कोई भी नया प्रस्ताव नहीं लाने वाली है। एक दूसरे आंकड़े के अनुसार आपको बता दें, भारत में असंगठित क्षेत्र काफी ज्यादा है और इसीलिए उसका कामगार भी ज्यादा है। देश के 85% कर्मचारी किसी भी पेंशन स्कीम से बाहर हैं, 57% वरिष्ठ नागरिक सरकारी खर्चे से बाहर हैं, 26% नागरिकों को वृद्धा पेंशन मिलती है, 11.4% सेवानिवृत्त हैं जो सरकारी पेंशन पाते हैं। इन पर 60% सरकारी रेवेन्यू खर्च होता है और इसीलिए भारत में ओपीएस बनाम एनपीएस की बहस काफी तेज होती जा रही है। दुनिया में ग्लोबल पेंशन स्कीम की रैंकिंग करने वाली फर्म बताती है कि भारत 44 देशों की लिस्ट में 41वें स्थान पर आता है। भारत को डी ग्रेड की लिस्ट में रखा गया है। एनपीएस योजना में अभी तक केंद्र और राज्यों को मिलाकर 71 लाख सब्सक्राइबर जोड़े जा चुके हैं। इसमें से 21 लाख सब्सक्राइबर केंद्र सरकार के हैं, जिनसे कुल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का फंड अब तक जुटाया जा चुका है। और इसी तरह 32 राज्यों के करीब 50 लाख कर्मचारियों ने अब तक एनपीएस चुना है। इन कर्मचारियों से भी अब तक 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश कराया जा चुका है। तो कुल मिलाकर एनपीएस के तहत कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का बनता है। अब पुरानी पेंशन स्कीम को कई राज्यों ने लागू कर दिया है और अब यही नियम केंद्र सरकार और राज्यों के बीच टकराव की स्थिति बना रहे हैं। विपक्ष के शासन वाले 3 राज्य आपको बता दें, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी और कर्मचारियों के खाते से पीएफ नियमों के तहत कटौती भी शुरू कर दी। लेकिन असल समस्या इसके बाद तब शुरू हुई जब इन राज्यों ने अपने कर्मचारियों और सरकार की ओर से एनपीएस में जमा किए गए पैसे वापस मांगे। और इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कह चुकी हैं कि एनपीएस में जमा आम आदमी का पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता। मुश्किल यह है कि रिफंड न मिलने पर इन राज्यों को या तो 16-17 साल का फंड अपनी तरफ से जमा करना होगा या फिर वापस मौजूदा एनपीएस व्यवस्था को ही लागू करना होगा। तो फिलहाल वित्त मंत्रालय ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है और राज्यों को पेंशन नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए से डील करने के लिए कहा है। केंद्र ने 2 टूक कहा है कि मौजूदा पीएफआरडीए कानून के तहत राज्य अपनी सुविधा के मुताबिक न्यू पेंशन स्कीम से बाहर नहीं कर सकते। पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए ने वित्त मंत्रालय को भेजे अपने जवाब में साफ साफ कहा है कि एनपीएस में जमा कर्मचारी और राज्यों के योगदान के रिफंड का फिलहाल प्रावधान नहीं है। रिफंड के लिए मौजूदा पीएफआरडीए कानून में बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही एनपीएस अपनाने वाले सभी राज्यों की सहमति भी लेनी जरूरी होगी। इससे पहले आपको बता दें, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने रिफंड के लिए केंद्र से अपील की थी। एनपीएस में जमा हुए पैसे अभी केंद्र सरकार ने बाजार में निवेश किए हुए हैं। इस पर औसतन 8 से 10% का रिटर्न आ रहा है, जो कि एक बेहतर रिटर्न माना जाता है। अगर राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम पर लौटती है तो इससे खजाने पर बोझ अधिक पड़ेगा और सरकार के पास विकास के साथ साथ रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं में निवेश के लिए पैसे की कमी रहेगी। गरीब राज्यों की श्रेणी में आने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में सालाना पेंशन देनदारी 3 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। झारखंड के मामले में ये 217%, राजस्थान में 190% और छत्तीसगढ़ में 207% है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले से ही कर्ज में डूबे राज्यों के लिए ये योजना नई मुसीबत ला सकती है। इससे आगामी सरकारों पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा। तो देखा आपने कि ये नई पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम और इसी को लेकर ये खींचतान और ये कश्मकश लगातार जारी है। सियासत भी पूरे उफान पर है।